नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, हींग वाला। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी, अम्मा, हींग लोगी? पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बारामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर भला खान क्यों जाने लगा? जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा, हींग ले ले अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सारी रखी है खान, अभी 15 दिन भी नहीं हुए, तुमसे ही तो ली थी। वो उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर ले लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए उसने कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, ये हींग 1 नंबर का है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने को आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। सावित्री ने किसी की भी बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिया। खान सलाम करके चला गया। पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ, तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिए, हींग की कोई जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम भी बिना लिए न रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वो तुम्हें न देंगी, उनका बेटा तो वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध के साथ कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लगे हो तुम लोग, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं ना? सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, हम मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तोड़वाकर तुम तीनों को पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया। तीनों में बराबर पैसे कैसे बटे? छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं कम पैसे कभी न लूंगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़े से कम पैसे लेना स्वीकार न कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया? न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, इधर आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान अब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई थी। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूं। सावित्री ने कहा, यहां तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान, तुम हमारे घर चले आए,
तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात न करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? और इसके बाद ही उसने अपना डब्बा खोला और एक छटाक हींग तौलकर सावित्री को दे दिया। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर के बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर ले आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना ही पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वह बच्चों को वापस लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई और पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया है जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग और तेजी से आते हुए दिखाई दिए। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी यही कहा कि दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, हम क्या तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? यह कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी तो कैसे? पर अब वह करे भी तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना तो उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई थी। बच्चों के मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता के मन्नत डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ गई, पर उसके बच्चे घर लौटकर ना आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ में न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, रूपा। असमय की घंटी ने सभी को बेचैन कर दिया। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मेट्रन जेल बंद करके गई है, फिर तुरंत ही यह घंटी कैसी? जेल जीवन से घबराई हुई बहनों ने सोचा शायद उनकी ही रिहाई का फरमान आया हो। जिनके मुलाकाती बहुत दिनों से ना आए थे, उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद उनसे कोई मिलने आया है। जिन्हें किसी तरह के किसी सामान की प्रतीक्षा थी, उन्होंने समझा कि उनका ही सामान आया होगा। मेरी 3 साल की बेटी ममता दौड़ती हुई आई और मेरे गले से लिपट कर बोली, अम्मा उठो, चलो, घंटी बजी है, फाटक खुलेगा, आज तो हम लोग छूटने वाले हैं ना। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसकी आशा कितनी निराधार है, फिर भी उसका मन रखने के लिए उसके साथ फाटक की ओर चल पड़ी। जमादारिन अभी अभी अपना पल्ला संभालती हुई आई। ताला खोलकर उसने फाटक खोल दिया। असिस्टेंट जेलर के साथ एक 24-25 साल की स्त्री अंदर आई और एक तरफ चुपचाप खड़ी हो गई। उसके कपड़े साफ थे, मुद्रा गंभीर। बहुत सी बहनों ने अंदाजा लगाया कि यह भी शायद राजबंदिनी है। जेलर ने जमादारिन को बुलाया और उसे धीरे धीरे समझाकर चला गया। जमादारिन ताला बंद करके अंदर आई। अपने हाथ की छड़ी से उस नई आई हुई स्त्री को मारती हुई बोली, चल हरामजादी,
बच्चे को मारना ही था तो उसे पैदा क्यों किया था? मार से वो स्त्री तिलमिला उठी, फिर जमादारिन के आगे आगे जल्दी जल्दी चल पड़ी, शायद इस डर से कि कहीं दूसरा प्रहार भी ना आ जाए। परंतु जमादारिन को इतने से ही संतोष कैसे हो जाता। उसने और भी जोर से मारते हुए और अश्लील गालियां देते हुए कहा, आंख दिखाती है रांड, देख तो नंबरदारिन, उधार ले इसकी चमड़ी और गुनाह खाने में बंद कर दे। अब मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, जमादारिन, मेट्रन ऐसा करे तो करे, पर तुम बाल बच्चे वाली स्त्री ठहरी, तुम बिना जाने किसी पर हाथ क्यों उठाती हो? जमादारिन का स्वर उसी समय बदल गया। उसने मुझे देखा ही न था, नहीं तो शायद इस बेरहमी से न मारती। बोली, आप नहीं जानती हैं बहन जी, ये खूनी औरत है, अपने बच्चे को मार डाला है इसने। मैंने कहा, उसके अपराध की सजा तो कानून से छोटी सजा से लेकर फांसी तक हो सकती है। तुम्हारा काम तो उसे अपनी देखरेख में बंद भर रखना है। तुम अपना काम करो, सजा देने का काम सजा देने वालों पर छोड़ दो। वह गुनाह खाने में बंद कर दी गई। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, मगर मुझे उस औरत की याद न भूली। मैं उस गुनाह खाने की तरफ गई। लकड़ी का दरवाज़ा खुला था, वह छड़ के दरवाजे में बंद थी। मैं अंदर आंगन में गई तो देखा वो औरत उसी प्रकार बैठी थी। रोटी और दाल उसने छुई भी न थी। मैंने उससे पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना खा लो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरा भी जी भर आया। मैंने कहा, तुम रो मत, वरना मैं भी तुम्हारे साथ रो पड़ूंगी। खाना खा लो, फिर मुझे बताओ कि तुम क्यों कर पकड़ कर लाई गई हो। सचमुच तुमने? पर विश्वास नहीं होता कि कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है। अब वह फूट पड़ी, रोते रोते बोली, कोई माँ अपने बच्चे को मारे या न मारे, पर मैंने तो अपनी बच्ची को मार डाला है बहन जी, ये सच बात है। कैसे? मैंने आश्चर्य से पूछा। कैसे मारा क्या बताऊं? और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके पास बड़ी देर तक खड़ी रही। बहुत बार उससे खाने को कहा, पर उसने न तो खाया न ही यह बतलाया कि उसने बच्चे को क्यों और कैसे मारा। मैंने सोचा इसके पास से चली जाऊं तो शायद यह खाना खा ले और कुछ आराम भी कर ले। मैं अपने ओठे पर आकर लेट गई और वहां कुछ देर तक पड़ी रही। एकाएक फाटक की घंटी बजी और फाटक खुला। मैंने देखा 2 स्त्रियां रूपा को लिए कहीं जा रही हैं। पास ही खड़ी हुई कैदिन से मैंने पूछा, रूपा को कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? वो धीरे धीरे बोली, खूनी औरत है ना, इसलिए फांसी वार्ड में ले जा रहे हैं। रूपा चली गई, पर मुझे उसका रोना, उसकी विषाद भरी आंखें और उसका चेहरा न भूलता था। मन कहता था कि वह हत्यारी नहीं है, पर मेरी ही आंखों के सामने वो फांसी वार्ड में गई, हत्या के जुर्म में पकड़कर आई। फिर अविश्वास के लिए जगह कहाँ थी? धीरे धीरे मैं रूपा को भूल चली थी। एक दिन अखबार के एक समाचार ने उस याद को ताज़ा कर दिया। समाचार था, गांव में रूपा नाम की स्त्री अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर कुएं में कूद पड़ी। खबर होते ही गांव वाले आ गए और माँ बेटी को कुएं से निकाला। बच्ची तो मर गई थी, लेकिन रूपा को कोई हानि न पहुंची थी। वह बच्ची की हत्या करने के अपराध में पकड़कर जबलपुर सेंट्रल जेल में भेज दी गई थी। बच्ची को लेकर वो कुएं में क्यों कूदी, इसका कारण अब तक अज्ञात है। मैंने अखबार पढ़ा और जान गई कि यह हत्यारिन रूपा है। मेरे रहते ही 2 महीने बाद एक रोज आजन्म कारावास का दंड लेकर रूपा फिर जेल में आ गई। दयालु मजिस्ट्रेट ने उसे फांसी न देकर आजन्म कारावास की सजा दी थी। रूपा सब स्त्रियों के साथ जेल में काम करती, मगर चेहरे पर विषाद की छाया बनी रहती। एक दिन मैं बीमार पड़ी और वह मेरे पास सेवा शुश्रूषा के लिए भेजी गई। मैं करीब करीब 2 महीने बीमार रही। अस्पताल में अकेली अपनी बच्ची के साथ रहती थी। रूपा रात दिन मेरे साथ रहती थी। मेरी बच्ची को वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। बच्ची भी उसे घड़ी भर के लिए न छोड़ती थी। आश्चर्य तो यह था कि मेरी बच्ची साफ साफ बोल न पाती थी, फिर भी रूपा उसकी सब बातें समझ लेती थी। एक दिन किसी बच्ची ने ममता को साफ न बोलने के लिए चिढ़ा दिया और वह बेचारी उदास होकर सो गई।
इसी चिंता में मुझे नींद नहीं आ रही थी। जेल में एक बच्चा और था। उसे जेलवासी ने बहनें बहुत प्यार से रखती, उसके साथ खेलती, बातें करती। पर ममता साफ न बोल पाती थी, इसीलिए न कोई उससे बोलता, न कोई उससे प्यार करता। यहाँ तक कि खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने, फल, मिठाई उस बच्चे को दिए जाते और ममता खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर देखा करती और फिर रोती हुई दौड़कर मेरे पास आती और कहती, अम्मा, भाभी ने बाबा को तस्वीर वाली किताब दी है, मिठाई दी है। अम्मा, मुझे भी तस्वीर वाली किताब मंगा दो। जेल में वे चीजें मैं उसी समय मंगाकर उसे कैसे दे सकती थी? कम से कम मेरे साथ तो जेल में यही होता था कि एक चीज 15 दिन पहले कहने पर मिलती थी। ऐसी बातें प्रायः हो जाया करती थी और इन्हीं कारणों से मैं बहुत दुखी रहा करती थी। उस दिन भी ऐसा ही कोई कारण था और मैं सो न सकी। रूपा मेरे पास आई और बोली, हाथ पैर दबा दूं बहन जी, आपको नींद नहीं आती? मेरे बहुत रोकने पर भी रूपा मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, रूपा, आज तुम मुझे सच बताओ कि तुम बच्ची को लेकर कुएं में क्यों कूदी थी? वो बैठ गई। उसके चेहरे पर विषाद कुछ गहरा हो गया। बोली, बहन जी, मेरी गोपा इसी तरह थी जैसे आपकी ममता। आपने बंबई जाकर सैकड़ों रुपए खर्च करके ममता का मुंह ठीक करवा लिया, पर मेरे पास रुपया कहाँ से आता? गोपा का बाप कहता था कि खूब रुपया कमाकर अपनी गोपा को बंबई ले जाकर ऑपरेशन करा देंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। और इसीलिए खूब रुपया कमाने के लिए वो लड़ाई पर चला गया। तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली। इधर मैं अकेली और जरा सी गोपा, जहाँ मेहनत मजूरी करने को जाती, वहीं बच्चे और कभी कभी बड़े तक गोपा को साफ न बोलने के लिए चिढ़ाया करते थे। लड़की चिढ़ती, दिन भर रोती, मैं उसका मुंह पकड़ती। बिना मेहनत मजूरी के काम न चलता और जहाँ जाती यही बातें होती। मैं जिस दिन कुएं में कूदी थी उसके एक दिन पहले मैं एक जगह मजूरी के लिए गई थी। ऊपर मैं कुछ काम कर रही थी, वहीं जीने पर गोपा एक लकड़ी लिए बैठी थी। नीचे मोहल्ले भर के 10-12 लड़के लड़कियां उसे चिढ़ा रहे थे। वह कभी इसे कभी उसे मारने दौड़ती, पर वे 10-12 और गोपा अकेली। मैंने देखा, मुझे बड़ा क्रोध आया। गोपा को मैंने गोद में उठा लिया और पास ही जो लड़का उसकी चोटी खींच रहा था उसे हल्के से पीठ पर मार दिया। बस इसी बात को लेकर उन लोगों से कहासुनी हो गई। अब मुझे काम भी न मिलता, पैसों की तंगी होने लगी। इधर बच्चे गोपा को और ज्यादा चिढ़ा चिढ़ा कर तंग करने लगे। सोचा अभी छोटी है, समझती कम है, जब बड़ी होगी तो गोपा को कितना बुरा लगेगा, मेरी गोपा कितनी दुखी हो जाया करेगी। और कहीं मैं मर गई तो फिर बहन जी, मेरे मरने के बाद गोपा की जो दुर्दशा होगी उसे सोचकर मैं पागल हो गई और उस दुर्दशा तक गोपा न पहुंच सके, इसीलिए आगे वह कुछ कह न सकी। पास ही पड़ी हुई ममता को मैंने पास खींचकर छाती से लगा लिया। मेरी छाया मुझसे बात कर रही थी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।